Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are in general deduction. As far as the topic general deduction is concerned, what we had in the last lecture was the income side deduction, ATTTA, ATTTB, and along with that हमने जो सबसे important portion था tax computation वो मैंने cover up किया था. Now today we need to cover up the residuary income side deduction. एंड उसमें मैं बिगिन कर रहा हूं फ्रेंड्स विथ एन ऑफबिट वन कॉल्ड ATJJA. See, when I started the topic, I said that the purpose of the topic general deduction is to encourage you not to spend much on the luxury but to invest. हमने देखा ATC, ATD वगैरह are the deductions given for the investment side. Same way friends, you people are aware कि हमने जब जनरल डिडक्शन में थे तब मैंने दूसरा मुद्दा भी बोला था कि the employment generation is the purpose. And here the purpose of this ATJJA income side deduction is generating the employment. अगर मेरा असेसी employment जनरेट कर रहा है, नए एम्प्लॉई को एम्यूलमेंट्स पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, then this deduction would be available. So this is for the additional emoluments to, I am very clear with the word, not old employee but new employees. My first fundamental, to whom available? It is available to any assessee in only and only business if covered by tax audit अंडर सेक्शन 44AB. 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर जाता है ना तो आप ऑडिट में कवर होते हो. तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेसमैन. प्रोफेशन को तो अवेलेबल ही नहीं है. स्मॉल बिग एनी प्रोफेशन विल नॉट क्वालिफाई. बिजनेस विल क्वालिफाई एंड दैट टू हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़ it will qualify. This deduction is available, you people are aware, from GTI, and when I use the word GTI, let us be positive now, it means normal rate income. कल हमने देखा, इन द अर्लियर लेक्चर हमने देखा नॉर्मल रेट इनकम का मतलब क्या है. नॉर्मल रेट मींस स्पेशल रेट निकाल दो, खाली सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111 एंड अदर सोर्स अदर देन कैजुअल इनकम, ये जो टोटल होगा उतना ही आपको मैक्सिमम जनरल डिडक्शन मिलेगा. सो अवेलेबल फ्रॉम GTI. इंपॉर्टेंट इज कंडीशंस. फ्रेंड्स, it has been said that assessee must start new business unit or if it is assessee must start new business unit. चलो पहले न्यू की ही बात कर लें. And this must not be formed by split up or reconstruction of old existing unit. देखो, आप नया बिजनेस स्टार्ट करो, आपको यह डिडक्शन मिलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई पुराना बिजनेस चल रहा था वो आपने बंद कर दिया और नया स्टार्ट किया. मान लो कि मेरा बिजनेस था राजस्थान में, वहां पे एम्प्लॉय हुए ही थे. अब मैंने राजस्थान का बिजनेस बंद कर दिया और गुजरात में नया स्टार्ट किया. वुड आई बी एबल टू गेट द डिडक्शन? नो. पर राजस्थान का कंटिन्यू करके मैं गुजरात में स्टार्ट करूं ना तो राजस्थान पे ना मिले, गुजरात के एम्प्लॉय पे मिले, बिकॉज इट इज बीन अ न्यू बिजनेस यूनिट आई हैव स्टार्टेड विथ, नंबर 1. अच्छा, सेकेंड फ्रेंड्स,
न्यू बिजनेस मस्ट और न्यू बिजनेस यूनिट must not be formed by old plant and machinery to new unit. देखो ऊपर वाला हुआ नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्शन. पलक इंडिविजुअल राजस्थान में चला रहा था, अभी पलक इंडिविजुअल गुजरात में राजस्थान बंद करके स्टार्ट कर रहा है, ना मिले. पलक लिमिटेड राजस्थान में चला रहा था. अब पलक लिमिटेड एक कंपनी है. आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कंपनी कॉल्ड पिक्यूआर लिमिटेड. पिक्यूआर लिमिटेड ने वही राजस्थान के बिजनेस के साथ पलक लिमिटेड के साथ अमालगमेट कर लिया, टेक ओवर कर लिया. और पिक्यूआर लिमिटेड इज ट्राइंग टू आर्ग्यू कि हम तो पूरे नए ही है, देखो हमारा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नया है, वी शुड बी एबल टू गेट द डिडक्शन. मेरे लेजिस्लेचर ने कहा सॉरी सर, आपको यह डिडक्शन ना मिले. इसलिए आपको यह डिडक्शन ना मिले, द रीजन बीइंग फ्रेंड्स आई एम क्लियर, इट must not be formed by even old plant and machinery. PQR Limited has taken over Palak Limited. So PQR Limited, when taking over Palak Limited, it is taking over all the old plant machinery of Palak Limited, and hence it should not be qualifying for the deduction. SSE must start the new unit which is not split up reconstruction, which is not formed by old plant and machinery. If SSE is having old business units, then also it will do, but it must employ new एम्प्लॉइज. फ्रेंड्स, टू न्यू एम्प्लॉइज. नया यूनिट स्टार्ट किया तो जितने आए वो सब न्यू आए. पुराना है, मेरा बिजनेस चल रहा है राजस्थान में, अब राजस्थान में जिस दिन ये सेक्शन आया उस दिन बिजनेस चल रहा था, जो एम्प्लॉय है उनके एम्योलमेंट सैलरी पे ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. पर राजस्थान के यूनिट में भी मैं जितने नए एम्प्लॉय करूं ना, ये सेक्शन आने के बाद 800 एम्प्लॉय थे, मैंने 8 नए किए तो 8 के ऊपर तो मुझे डिडक्शन मिले ही, सब्जेक्ट टू एम्योलमेंट्स must be paid to new employees by account pay check, account pay draft, ECS or any other prescribed mode of payment. And ये डिडक्शन लेने के लिए you need to have CA report that the computation which is made by you for the purpose of computing this particular deduction is perfectly correct. आपने कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ऐसा रिपोर्ट होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट टू द सेम योर क्वांटम ऑफ डिडक्शन. फर्स्ट 3 years 30% of additional emoluments. I'll clarify. It's going to be for first 3 years you will be able to get 30% of additional emoluments. Now the question arises, what is additional and what is emoluments? There are certain negative category also we are discussing. Friends, यहां पे additional employee
अगर नया यूनिट हो तो इट मींस एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड वर्किंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑल्सो। ऐसा नहीं आए गए वो वाले नहीं, आए एंड लास्ट डे तक रहे। एंड अगर ये एग्जिस्टिंग यूनिट होगा तो कहा है फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज ऑन लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर लेस employees on first date of previous year। सो आपके पहले दिन मान लीजिए एम्प्लॉय थे 150, लास्ट डे को एम्प्लॉय है 172, देन 22 apparently will be eligible for the deduction subject to other conditions I am covering up। ये हुआ एडिशनल एम्प्लॉय, उसको जो एम्यूलमेंट्स जाएंगे दैट वुड बी एलिजिबल। नाउ दो चीजें इंपॉर्टेंट मेरे यहां फ्रेंड्स, ये दो चीजों में आएगा। नंबर वन, व्हाट इज मीन्ट बाय एम्यूलमेंट्स। फ्रेंड्स, एम्यूलमेंट मीन्स any amount paid by the employer to employee, but it doesn't include, दो चीजों को इन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। नंबर वन, एनी contribution by the employer to आरपीएफ एटसेट्रा। 100 रुपए के एम्प्लॉय की सैलरी है, ये सैलरी में सब एम्यूलमेंट्स आ, सब अलाउंसेस वगैरह आ गया, बट 100 रुपए प्लस 12 रुपए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 12 रुपए इंक्लूड नहीं करने के। एंड फ्रेंड्स, सेकंड थिंग नॉट इंक्लूडेड इज एनी लमसम amount given by employer to employee, like gratuity एक बार कुछ दे या लमसम लीव एनकेसमेंट एक बार दे, they are not been included। अब साहब ये सब ले लेने के बाद there are certain employees who are covered in the negative category। देखो, मैंने समझाने की क्या ट्राई की, जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस के बाद मैंने समझाने की क्या ट्राई की, कौन से एम्प्लॉय, नए वाले एम्प्लॉय। अच्छा, नए एम्प्लॉय को क्या पे करो, एम्यूलमेंट्स। एम्यूलमेंट्स में क्या कवर नहीं होगा वो मैंने लिया, एम्यूलमेंट्स मस्ट बी पेड बाय अकाउंट पे चेक मैंने बोला। नाउ वेरी रेलेवेंट फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज doesn't include number one, employee getting emoluments of more than rupees 25,000
पर मंथ। देखो मेरा फंडा बड़े बड़े एम्प्लॉई को एम्यूलमेंट पे करो या डिडक्शन देने का नहीं है। आपके आपने सुपरवाइजर अपॉइंट किया जिसको आप 35,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हो, तो ये सुपरवाइजर के ऊपर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस प्रोफेशन का टॉपिक हो गया है। बिजनेस प्रोफेशन के टॉपिक में आपको सिखाया है कि किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी पे करोगे ना, मान लो किसी को 35,000 पर मंथ पे की या किसी को 20,000 पर मंथ पे की, एवरीथिंग इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन द टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन। बट ये जो 35,000 पे किया उसके ऊपर JJAA ना मिले। 20,000 पर मंथ जिस एम्प्लॉय को पे किया है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस बीन फुलफिल्ड, 80JJAA मिले सब्जेक्ट टू हिज न्यू एम्प्लॉय, सब्जेक्ट टू पेड बाय अदर देन अकाउंट पे, I mean it should be paid by account pay check and so forth. Friends, you are eligible for the particular deduction. Now the issue important is, ये 20,000 रुपए के ऊपर बिजनेस प्रोफेशन में आपको 100% पूरा डिडक्शन मिल जाता है। मेरे यहां आपको फिर से 30% मिलता है, मीनिंग देयर बाय 100 रुपए के खर्चे के ऊपर 130 रुपए का आपका डिडक्शन हुआ, एंड इट्स एन एक्सेलेंट बेनिफिट सब्जेक्ट टू you are fulfilling all the conditions. Employee getting emoluments of more than 25,000 are excluded, number one. Number two, friends, employee who is not covered by recognized provident fund. देखो काफी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो वाउचर पे होते हैं, जो PF में नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन पिक्चर पे नहीं आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने RPF में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आता है, तो वो एम्प्लॉयर के लिए एक भी रुपए के ऊपर ये डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा RPF है बट एम्प्लॉय whose entire contribution to RPF or pension scheme is made by employer. एम्प्लॉयर खुद ही RPF में, आपको सैलरी टॉपिक में सिखाया है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, बट यहां पे अगर मान लो कि पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ही कर रहा है, देन इट वॉन्ट क्वालिफाई फॉर JJAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रेंड्स। एंड वन मोर फ्रेंड्स, दे हैव सेड कि लोग यहां पे मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, लास्ट में एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर दे। तो बोला दैट एम्प्लॉय who are employed for less than 240 days during previous year. Those employees who are employed for less than 240 days during the previous year are also not eligible. यहां पे 240 डेज में कहा है दैट फॉर एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एपेरल्स का मतलब है क्लोथ, और leather items, it is 150 days in place of 240 days. सो अगर आप क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में हो या लेदर के कोई आर्टिकल के मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो अगर एम्प्लॉय आपने कितने 150 डेज के लिए एम्प्लॉय की है साल में, तो भी चलेगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है वो थियोरेटिकल है, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही रेयरली ये पूछा हुआ है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रेंड्स मैं ऐसा बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि ये डिडक्शन हम नहीं ले पाते, बट मेनी पीपल आर ओमिटिंग टू गेट द डिडक्शन।
फंडा ये है कि आप नेक्स्ट ईयर आर्टिकलशिप जब ज्वाइन करो इंटर क्लियर करने के बाद, तब चेक करो आपके क्लाइंट में बिजनेस है, टैक्स ऑडिट में कवर्ड है, नए एम्प्लॉय करंट ईयर में एम्प्लॉय किए हैं, तो एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू योर सीनियर कि सर यहां पे लेना चाहिए डिडक्शन. इफ सीनियर एग्रीज देन यू शुड ट्राई and make your client eligible for this particular deduction subject to his fulfilling all the conditions. Friends, sum number 10 को एक बार मैं चेक करूं इसको प्रैक्टिकली कवर अप करने के लिए. Mr. A has commenced the business of manufacture of computers on 1/4/2019. He employed 350 new employees during the year 1920. The details of whom are as under. उन्होंने 75 एम्प्लॉय की, 125 एम्प्लॉय की, 50 एम्प्लॉय की एंड 100 एम्प्लॉय की. रेगुलर कैजुअल एंड रेगुलर एंड देन उनकी पर मंथ एम्यूलमेंट्स दिए हुए हैं. द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन आरपीएफ वाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ. Compute deduction if any available to Mr. A for AY 2021 if the profit and gain derived from the manufacture of computer is 75 lakh and total turnover is 2.16 crore. अब टोटल टर्नओवर आपका 2.16 करोड़ है ना, तो कैन वी से माय असेसी इज कवर्ड बाय टैक्स ऑडिट एंड इज एलिजिबल. एंड आगे पूछा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एपरल रादर देन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर. फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व इट फॉर द कंप्यूटर फर्स्ट एंड उसके बाद हम एपरल पे चलेंगे. सी, आई हैव इन द गिवन केस सम नंबर 10. मेरे एसएससी का नाम है मिस्टर ए कमेंस द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर. इट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021. मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर new business been started on 1/4/2019. बराबर. Now kindly listen. Their turnover is 2.16 crore. Means covered by टैक्स ऑडिट. ये टैक्स ऑडिट आपको बीएनपी में सिखाएंगे या सिखाया होगा. कंसेप्ट ऐसा है कि 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर बिजनेस में जाए ना तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है. एंड ये टैक्स ऑडिट फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके करवाना है. आप आर्टिकलशिप में सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो ये टैक्स ऑडिट पे करने वाले हो. फ्रेंड्स, ही इज कवर्ड बाय टैक्स ऑडिट एंड हेंस ही विल बी एबल टू गेट deduction under section 80 JJAA which is going to be 30% off. and जो off आया ना, that off is supported by my working one में मैं ले जाऊं तो total employees in PY 1920 आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि टोटल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड आर 350. एज इट इज न्यू यूनिट, टोटल एम्प्लॉइज आर न्यू एम्प्लॉय. अब ये 350 एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉय हुए 75, 125, 50, 100 सभी एम्प्लॉय के जो एम्यूलमेंट से सैलरी है उसके ऊपर आपको बिजनेस प्रोफेशन में सैलरी का खर्चा तो अलावेबल मिलने ही वाला है, एम्यूलमेंट्स का खर्चा अलावेबल मिलने ही वाला है. बट माय क्वेश्चन इज आर यू एलिजिबल फॉर 80JAA और नॉट? एंड फ्रेंड्स, आंसर इज सब्जेक्टिव. आंसर इज इफ यू आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस इट वुड बी यस, अदरवाइज नो. फ्रेंड्स, यू आर गिवन दैट ये एम्प्लॉइज जो है उसमें से मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूं, लेस करूं मैं नॉट एलिजिबल. अब नॉट एलिजिबल में देखिए कौन कौन आएंगे. पहला मुद्दा पढ़े, रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट.
Sir, if the employee doesn't participate in recognized provident fund, then he is not eligible for the deduction. So ये कैजुअल वाले कैनवी से निकल गए. पता चला कैजुअल क्यों निकल गए? कैजुअल इसलिए निकल गए बिकॉज दे आर एम्प्लॉय. एम्यूलमेंट्स आर पेड टू देम बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ. सो मैं नॉट एलिजिबल में पहले निकालू कैजुअल एम्प्लॉय, मैं रीजन दे दू as they are not contributing to party RPF, they are out of the picture. Number one. Number two, friends, you are simply asked compute deduction from business and profession. I am making an assumption in the particular sum that the emoluments are paid by account pay check for the purpose of making calculation convenience. अब बाकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है. एक एक एम्प्लॉय स्टार्ट करे. 75 एम्प्लॉय जो है 1419 को एम्प्लॉय हुए, दे आर रेगुलर, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ, देयर सैलरी इज 24,000. वेदर दे आर एलिजिबल, देखो ये आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि पूरा आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया. देयर एम्यूलमेंट्स इज 24,000, दैट इज नॉट मोर देन 25,000 रुपी पर मंथ. And last but not the least is they are employed on 1419, meaning thereby they are employed for the whole year. They are employed for more than 240 days during the previous year. So इसको डिडक्ट करना नहीं है, एक्सक्लूड करना नहीं है. They are eligible for the deduction. दूसरा 125 एम्प्लॉय की मैं बात करूं, 1519 को 240 हो गए, रेगुलर है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, ऐसा कहीं पे दिया नहीं है. बट उनके एम्यूलमेंट्स 26,000 है पर मंथ. अगर 26,000 है ना भाई तो तू निकल जा. यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन. फ्रेंड्स, रेगुलर जो 1519 को एम्प्लॉय हुए हैं वो मैंने निकाल दिए बिकॉज इट इज 26,000 पर मंथ. कितने निकल गए भाई? 125 एम्प्लॉय मेरे पिक्चर से बाहर निकल गए. 50 तो मैंने ऑलरेडी कैजुअल निकाली दिए थे एडिशनल इंफॉर्मेशन से. 100 एम्प्लॉय बचे मेरे. अब 100 एम्प्लॉय की बात करें तो दे आर रेगुलर, देयर एम्यूलमेंट्स इज 24,000 पर मंथ, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ, होल कंट्रीब्यूशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉयर. बट दे आर एम्प्लॉयड ऑन 1/4/19/2019. नाउ 1/9/2019 को ये एम्प्लॉय हो तो कैन वी से करंट ईयर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 7 मंथ्स. 30 डेज गिनो एक मंथ के तो भी साहब 7 3 210. 31 डेज का मंथ हो ना तो भी 5 डेज एक्स्ट्रा गिन लो ना, 215. आप एग्जैक्टली एग्जाम में तो कैलकुलेट कर पाओगे. बट कैन वी से अपेरेंटली हियर दे आर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 days. As they are employed for less than 240 days, hence friends, regular जो 1/9/2019 को एम्प्लॉय हुआ, why not covered? Because it is less than 240 days. Friends, in this particular case ये एम्प्लॉय भी मेरे पिक्चर से बाहर चले जाएंगे. कितने हैं ये? 100 एम्प्लॉय है, पिक्चर से मैंने निकाल दिए. सर, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर एलिजिबल इज ओनली द बैलेंस. एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये 1/9/2019 वाले जो PY 1920 में एलिजिबल नहीं हुए ना, वो 2021 से एलिजिबल हो जाएगा. बिकॉज इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 days, if they are employed for whole year, they would be eligible. मैं आ रहा हूं, चलो इसको मैं फिर से समझाऊंगा. बट फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिखूं तो टोटल एलिजिबल एम्प्लॉइज कितने टोटल एलिजिबल एम्प्लॉय रहे फ्रेंड्स? कैन वी से 75. फ्रेंड्स, उसके एडिशनल एम्यूलमेंट्स देखो, अब चेक करो ना तो 75 ऊपर वाले रहे हैं. 24,000 पर मंथ उनकी सैलरी है, एम्यूलमेंट्स, एंड दे आर एम्प्लॉयड ऑन 1/4/19. दैट मीन्स दे आर एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर. सो कैन वी से देयर एम्यूलमेंट्स आर 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 months मल्टीप्लाइड बाय 75 employees.
24,000 पर मंथ की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय बार मल्टीप्लाइड बाय 75 विल बी गिविंग यू, कैन आई से 2 करोड़ 16 लाख। एंड आपका 80JJAA ये 2 करोड़ 16 लाख प्लस अदर एम्प्लॉय की सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन में तो आपने अलावेबल ले ही ली होगी, प्लस आपको 2 करोड़ 16 लाख के मेरे यहां कितने मिलेंगे 30%, दैट वुड बी गिविंग यू 64,80,000 का आपको क्या मिल जाए डिडक्शन। सो योर 80JJAA इज गोइंग टू बी 64,000। अब सुनो, ये थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेंट्रेट करना। मैं नोट करके लिखूं कि ये 75 एम्प्लॉइज आए ना, उनके लिए PY 1920, 2021 एंड 21-22 would be eligible year। ये पता चला मैंने क्या बोला? ये एम्प्लॉय के लिए ये ईयर एलिजिबल ईयर हो गए, ये ईयर एलिजिबल ईयर हो गए का मतलब है ये 3 ईयर के लिए उनको डिडक्शन मिलेगा। 80JJAA इज अवेलेबल फॉर 3 ईयर्स ओनली। सो 3 ईयर्स कैसे कैलकुलेट करने के, जिस एम्प्लॉय के लिए जो ईयर से डिडक्शन स्टार्ट किया है ना, दैट ईयर वुड बी फर्स्ट ईयर, वो ईयर एंड उसके बाद के 2 ईयर करके 3 ईयर। अब साहब 5 मिनट के लिए मान लो दैट फॉर employees employed on 1919 in PY 1920 for less than 240 days, if employed for more than 240 days in PY 2021, it will qualify for deduction for PY 2021, 21-22 and also friends they would be eligible for 22-23. So what I want to convey you is, अगर आप करंट ईयर में एलिजिबल नहीं हुए हो तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाले एम्प्लॉय मेरे जो मैंने निकाले, ये 100 एम्प्लॉय, ये करंट ईयर में एलिजिबल नहीं हुए बिकॉज लेस देन 240 डेज थे। नेक्स्ट ईयर में अगर यही एम्प्लॉय मोर देन 240 डेज के लिए हो गए तो यू कैन स्टार्ट गेटिंग डिडक्शन फॉर दिस एम्प्लॉय फ्रॉम 2021 एंड 2021, 21-22, 22-23 के लिए इन एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन मिलेगा। ये 3 साल जो कैलकुलेट करने हैं वो मिस्टर ए वाइज कैलकुलेट नहीं करने, मिस्टर ए को 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा। कौन से 3 साल? पहले 3 साल, बट पहले 3 साल मिस्टर ए के नहीं, पहले 3 साल किसके? एम्प्लॉय के। मान लो कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस में PY 1920 में नए एम्प्लॉय करे तो 1920, 2021, 21-22, 2021 में जो नए एम्प्लॉय आए उसके लिए 2021, 21-22, 22-23. So 3 years. It may so happen that this deduction may become a continuous deduction from the year you start employing the employee. This was when my assessee is engaged in computer business. अब यही के यही सब में पूछा है that what would be your answer if A has commenced the business of manufacture of apparel. सर अगर यही सम में सम नंबर 10 करके लिखे, इफ इन सम नंबर 10 say for example
is in manufacture of apparel in place of computer. Then Mr. A के लिए previous year 1920 relevant to 2021. My deduction under section JJ AA would be 30% of working note number 2. And friends, can I say if I go for working note number 2 सेम चीज आएगी. फ्रेंड्स यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 में I have to write total employees employed in PY 1920 350 लेस. वही मेथड से हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स नॉट एलिजिबल. फ्रेंड्स नॉट एलिजिबल में खास समझना, एक एक करके ही ले फ्रेंड्स. नंबर 1, ये रेगुलर पार्टिसिपेटिंग आरपीएफ कैजुअल डजंट, सो मैं कैजुअल को निकाल दूं फ्रेंड्स पहले. सो मेरे कैजुअल एम्प्लॉय वाई दे आर आउट, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ. कैजुअल कितने थे मेरे 50. सो मैंने 50 कैजुअल को निकाल दिया. अच्छा दूसरा फ्रेंड्स मैं चेक करूं तो कंप्यूट डिडक्शन है 75 1419 वाले 24,000 सैलरी एलिजिबल. बट ये दूसरे 125 जो है ये वाले उसमें 1519 को एम्प्लॉय की रेगुलर है पर उनकी सैलरी 26,000 है. सो दे वुड बी आउट फ्रेंड्स. रेगुलर 1519 वाले वाई आउट बिकॉज दे आर 26,000 पर मंथ. कितने आउट हो जाएंगे 26,000 पर मंथ वाले 125. एंड फ्रेंड्स मैंने कैजुअल पहले से ही आउट किए हुए हैं. एंड 2019 वाले जो रेगुलर एम्प्लॉय मैंने एम्प्लॉय किए हैं वो अगर एपरल बिजनेस है ना तो दे आर एम्प्लॉयड फॉर 7 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज देखने जाओ ना तो भी दे आर एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 days. And yes, they are eligible for the deduction and hence I don't have to exclude them over here. Friends, यहां पे मैं लिख दूं कि मेरे total eligible employees, my total eligible employees will be, can we say 350 में से 50 गए 125 गए तो एग्जैक्टली हाफ एलिजिबल. अब हाफ जो एलिजिबल हुए ना उसके एडिशनल एम्यूलमेंट्स कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज समझो, ये जो 175 आगे का समझा ना उसमें यही एम्प्लॉय रहते थे तो मैंने डायरेक्टली 12 महीने का ले लिया था. अब यहां पे कौन कौन रह रहे हैं देखो तो 75 ये वाले रह रहे हैं एंड 100 ये लास्ट वाले 75 1 वाले एंड 100 4 वाले रह रहे हैं. In this particular case, their emoluments is 24,000 per month. If their emoluments is 24,000 per month for first 75 employees, तो 1419 वाले जो 75 employees है, उनका एडिशनल एम्यूलमेंट्स आएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 12 months. मीनिंग देयर बाय आपकी पोजीशन होगी 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 75 करके आ रहा था. आगे भी 2,16,00,000 रुपए. एंड 1919 वाले कितने हुए 1919 वाले अगर मैं देखने जाऊं फ्रेंड्स तो 1919 वाले कितने एम्प्लॉय है मेरे. सॉरी भाई 1419 वाले मेरी मिस्टेक. हाँ भाई 1419 वाले 50 एम्प्लॉय थे या 75 थे 75 थे ऑब्वियसली. सो इट वुड बी 75 बराबर है. एंड 1919 वाले जो मेरे एम्प्लॉय है वो कितने एम्प्लॉय है फ्रेंड्स 100. तो उनका एम्यूलमेंट्स भी 24,000 ही है. देखो ये अलग अलग होता तो मैं अलग अलग अमाउंट लेता. 100 एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, बी केयरफुल 7 months. सो 24,000
multiplied by 100 multiplied by 7, that would be giving you 1 crore 68 lakh. My total additional emoluments will be 3 crore 84 lakh. And friends, my deduction will be under 80JJAA of 3 crore 84 lakh के कितने परसेंटेज? 30%. This would be giving me 1 crore 15 lakh 20,000 का मुझे क्या मिले डिडक्शन. और यहां पे ये डिडक्शन यही 175 एम्प्लॉय के लिए PY 1920, 2021 एंड 21-22 के लिए मिलेगा. यहां पे मैं एक छोटी सी नोट लिख रहा हूं फ्रेंड्स. एक तो मैं नोट लिख दूं दैट फॉर अबाउट 175 एम्प्लॉइज deduction will be available PY 1920, 2021 and 21-22. दूसरा एक छोटा सा मुद्दा मुझे ऐसा लिखना पड़े, सम आप चेक करोगे ना तो आपको या तो आप ये उठा हमने मॉड्यूल से ही अडॉप्ट किया हुआ सम है, या तो सम में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है और या तो आपको कंफ्यूज किया है. इन आइदर ऑफ द वे और ड्यूटी इज टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द आंसर. मैंने एक चीज क्लियरली बोली है कि जनरल डिडक्शन कैन नेवर बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम हैविंग नॉर्मल रेट इनकम. अब हमारी तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम ही 75 लाख है. 75 लाख मेरी इनकम हो, आई अज्यूम आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, तो मैं 1 करोड़ 15 लाख का डिडक्शन कहां से ले पाऊं? आगे के पोर्शन में वो नहीं आता था बिकॉज मेरा डिडक्शन देखो कम आता था, बट यहां पे ज्यादा आ रहा है. एंड हेंस इफ मिस्टर ए doesn't have any other income, then this business deduction under 80JJAA is maximum up to income that is 75 लाख. एक चीज समझो, आपकी बिजनेस 75 लाख, बाकी कोई इनकम नहीं, तो आपकी GTI 75 लाख. अब उसमें से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन JJAA थोड़ा 1 करोड़ 15 लाख 20 हजार का ले पाऊं. भले ही 1 करोड़ 15 लाख 20 हजार आ रहा है, बट दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 75 lakh and my NTI will be nil. Your deduction can never be more than your GTI. अच्छा, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आए कि सर तो फिर जो बचा ये 40 लाख 20 हजार वो कैरी फॉरवर्ड होगा? आंसर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो. लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलता है, जनरल डिडक्शन कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलते हैं. सो ये ना तो सेट ऑफ ना तो अलावेबल होगा ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा. आपको इसको भूल ही जाना पड़े. 2021 21-22 में यही 175 एम्प्लॉई के आपके वेजेस के ऊपर, एम्यूलमेंट्स के ऊपर आपको फिर से ये JJAA मिलेगा, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्टेड टू योर ग्रॉस टोटल इनकम. अच्छा, यही सब में हम ऐसा अज्यूम करें कि मेरे एसएससी की दूसरी भी नॉर्मल रेट इनकम है देन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, देन माय टोटल डिडक्शन कैन बी टू द एक्सटेंट ऑफ माय टोटल बिजनेस इनकम. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट दिस वॉज माई ड्यूटी टू राइट. मेरा फंडामेंटल था JJAA समझाना, स्लाइटली लेंदी सेक्शन, बिकॉज हमने ये सेक्शन को पूरा थ्योरेटिकली लिया, 2 प्रैक्टिकल से लिया, जो भी निटिग्रिटी थी वो सब मैंने अमाउंट के साथ कवर करने की ट्राई की, एंड दैट्स द रीजन इट हैज टेकन द टाइम. द होल लेक्चर अपैरेंटली इज डिवोटेड टू 80JJAA. फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम टू मेक द कॉपी ऑफ द सेम. हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सेक्शन से, उसके बाद हम दोनों सम अच्छे से
कॉपी करेंगे। फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विथ योर बेसिक कंडीशंस एंड बेसिक सेक्शन। पहले ये बोर्ड, फर्स्ट बोर्ड हम कॉपी कर रहे हैं, ये वाला आपका बराबर 80JJAA की कंडीशन। बाद में मैं अदर एडिशनल कंडीशंस पे आपको आगे ले जा रहा हूं। कॉपी द सेम प्लीज। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। ये जो मेरा पार्ट हुआ वो 80JJAA वाला हुआ, ये लेक्चर का। आई एम लेफ्ट विथ 3 simple sections of the topic general deduction which are there in our syllabus, because हमारे सिलेबस में 80 IA सीरीज नहीं है, फाइनल CA में है। हमारे सिलेबस में फ्रेंड्स इवन जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज रिलेटेड टू स्टार्टअप एलिजिबिलिटी या बिल्डर के लिए एलिजिबिलिटी वो नहीं है लकीली, एंड हेंस दैट आई डेफिनेटली वुड नॉट बी कवरिंग अब जो इंटरमीडिएट के पोर्शन में नहीं है। बट 80JJA नंबर का एक सेक्शन रहा, 80QQA, sorry my mistake, 80QQB, royalty for books, and 80RRB, that is royalty for patent, are the portion which would be pending for discussion. We will be covering up in the next part. Till then, friends, thank you very much and thanks a lot. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.